तो उसके लिए हम लोग को अलग से प्रिपेयर करना पड़ा। तो मैंने उसके लिए काफी यूट्यूब पे अलग अलग कंटेंट देखा और भी लिया है क्या क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है। तो वहीं पे रिक्रूटर रिक्रूटर को आइडिया आ जाता है कि ये मतलब सही बंदा है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस जो हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, तो आप इसको पहले से प्रिपेयर कर सकते हो, थिंक वही है। ऐसा नहीं करना चाहिए। जॉब डिस्क्रिप्शन से हम्म। हिसाब से डालो, क्योंकि अगर एटीएस में वो सिलेक्ट नहीं हुआ ना, वो आगे पहुंचेगा ही नहीं। तो जो ये प्रॉपर एमएनसीज होती हैं और जो स्मॉल स्केल स्टार्टअप्स होते हैं, हम्म। उसका अप्लाई करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। So hello everyone, welcome to the new episode of Tech Insights. So guys, I know कि ये वीडियो काफी लेट आ रहा है ड्यू टू सम अनएक्सपेक्टेड रीजंस, बट अब मैं ट्राई करूंगा कि वीडियो को कंसिस्टेंटली लाने का ट्राई करूंगा। इन दिस एंटायर पॉडकास्ट सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग अबाउट द इंटर्नशिप एट एसेंचर। तो हम सारी चीज़ों को वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं, बीट आपका एप्लीकेशन प्रोसेस, क्वेश्चंस जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, एवरीथिंग। रिज्यूमे बिल्डिंग के बारे में भी हम कुछ चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं, सब चीज़ों को वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। सो टुडे वी हैव अनुभव विद अस ऑन आवर शो। हाय अनुभव, हाउ आर यू? हेलो गौरव, मैं अच्छा हूँ, आप बताओ। एकदम बढ़िया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन सिक्योरिंग एन इंटर्नशिप एट एसेंचर। थैंक यू वेरी मच। सो लेट्स स्टार्ट विद एन इंट्रोडक्शन। Okay, sure. So my name is Anubhav Mishra. I belong to Prayagraj, Uttar Pradesh. Currently, I'm pursuing my degree in Bachelor of Technology from Computer Science and Engineering from NIT Hamirpur. अभी मैं अपने थर्ड ईयर में हूँ एंड रिसेंटली आई हैव बीन शॉर्टलिस्टेड बाय एक्सेंचर फॉर इट्स समर इंटर्नशिप प्रोग्राम. I am a one stack developer and I have also done few internships in small scale startups. So yeah, that's it. ऑलराइट। सो ये आपने जैसे अपनी कोडिंग जर्नी की या मर्न स्टैक की जर्नी की आपने कैसे स्टार्ट करा था, आप उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? हाँ जरूर। तो बेसिकली जैसे हम लोग नए नए ईयर में आए थे, तो सबको होता है कि सीनियर से पूछते हैं, यूट्यूब से गाइडेंस लेते हैं, तो हाँ, हम लोग ने भी वही एग्जैक्टली। किया। मैंने भी ओके। यूट्यूब पहले वीडियोस देखी कि कैसे अपना स्टार्ट करनी चाहिए जर्नी। मैंने मेरे भैया से पूछा कि कैसे कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली यार तो सब यही बताते हैं कि आप डीए से करो, आप कोई डोमेन अपना चूज कर लो और उसमें आप अपना स्किल डेवलप करो। तो मैंने भी वही किया। मैंने स्टार्टिंग में आते हुए हैकर रैंक पे सबसे पहले अपना अकाउंट बनाया, उससे कोडिंग स्टार्ट की। और साइड बाय साइड मैंने कुछ कोर्सेज का देखा कि कोर्सेज ले लेते हैं। जैसे वेब डेवलपमेंट बहुत चलता है, ज्यादातर जो पहला एग्जैक्ट। बच्चा जाएगा कॉलेज में उसे सब कह देंगे कि वेब डेवलपमेंट करो, और मतलब ज्यादातर लोग वहीं चले जाते हैं। तो बेसिकली मैं अभी उसी में चला गया और वेब डेवलपमेंट एक्सप्लोर किया थोड़ा। उस पर कोर्सेरा पे कोर्सेज लिए और उससे स्टार्ट किया। पहले फ्रंट एंड सीखा थोड़ा थोड़ा, फिर बैक एंड देखना चालू किया और साइड बाय साइड कोडिंग की। तो बेसिकली स्टार्टिंग ऐसी की। ऑलराइट। सो जैसे किसी को कोई भी स्टूडेंट वेब डेवलपमेंट वगैरह सीखता है, सो अकॉर्डिंग टू यू उसको पेड कोर्सेज लेने चाहिए या फिर अगर उसको फ्री कोर्सेज लेने चाहिए, मतलब अगर उसे फ्री कोर्सेज में सही लग रहा है तो? मुझे ऐसा लगता है कि पेड कोर्सेज की कोई नेसेसिटी नहीं है। जो आपको ओके। पेड कोर्सेज में मिल रहा है वही आपको फ्री में भी मिल रहा है। पूरा रिसोर्सेज इस टाइम अवेलेबल है। इवन यूट्यूब बहुत अच्छा रिसोर्स है जहाँ से आप देख सकते हो। बहुत चैनल्स है जहाँ पे आपको फ्री में पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप आराम से सीख सकते हो। तो इसलिए पेड की कोई जरूरत नहीं है, फ्री में आप सब देख सकते हो। ऑलराइट। सो अब थोड़ा सा हम एसेंचर से रिलेटेड बात करते हैं। तो उसका एप्लीकेशन प्रोसेस एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज वगैरह क्या थे? ओके। तो एक्सेंचर एक ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटी थी जो हमारे टीएनपी सेल से आई थी। तो हम्म। उसकी एलिजिबिलिटी ऐसी थी कि उसमें सारी ब्रांचेस अलाउड थी। और उसमें सीजीपीए का भी कोई ऐसे मतलब कि क्राइटेरिया नहीं था। उसमें बस एक चीज थी कि आपका कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए, मतलब किसी भी ओके। सब्जेक्ट में बैकलॉग नहीं होना चाहिए। हम्म। उसके अलावा कोई भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकता था। और हमको एक लिंक मिली थी जो कि हमारे टीएनपी सेल ने दी थी, और उसी के थ्रू हम लोग ने अप्लाई किया था। ऑलराइट, तो इसका मतलब इसमें तो कंपटीशन मतलब काफी रहा होगा क्योंकि सारी ब्रांचेस अलाउड थी हाँ, इसमें। इसमें ऑलमोस्ट सारे बच्चे अलाउड थे, तो बहुत बच्चे, क्राउड बहुत था इसमें शुरू में। ऑलराइट, तो मतलब जैसे आपके कॉलेज में कंसिडर करें तो एसेंचर ने कितने स्टूडेंट को सिलेक्ट करा था एट लास्ट? फाइनल जो शॉर्टलिस्ट हुए थे। हाँ, फाइनल जो जिनको इंटर्नशिप क्रैक हो गई थी मतलब। ओके, तो टोटल 12 लोग सेलेक्ट हुए थे। ऑलराइट। ओके। सो आप थोड़ा सा ब्रीफली जैसे एक्सप्लेन करेंगे, मतलब क्या 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 राउंड्स वगैरह हुए थे उनमें? हाँ जरूर। तो इसमें बेसिकली 4 राउंड होते हैं। सबसे पहले हमारा एक कॉग्निटिव और टेक्निकल राउंड होता है, जो कि एक एमसीक्यू राउंड होता है। इसमें अलग अलग सेक्शन होते हैं और इसमें हमें 90 मिनट्स में 90 एमसीक्यू सॉल्व करने होते हैं। इसके नाइन बाद हमारा दूसरा राउंड आता है। 90 मिनट्स में 90 एमसीक्यू सॉल्व करने होते हैं? अच्छा। हाँ हाँ, इसमें हमको तो स्पीड मेंटेन करनी पड़ती है। ऑलराइट, तो इसमें मतलब डीएसए के कोर सब्जेक्ट्स होते हुए? इसमें एक नेटवर्किंग का आता है जो सब्जेक्ट कोर आता है एक। उसके ओके। अलावा
इसमें कॉग्निटिव थिंकिंग, रीजनिंग, क्रिटिकल एबिलिटी और सूडो कोड एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो कि आता है। ऑल राइट, तो मतलब आपने क्या 90 के 90 अटेम्प्ट कर दिए थे? नेगेटिव मार्किंग थी वैसे? हाँ हाँ, ये एक पॉइंट है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी। तो ओके। इसमें एडवाइजेबल यही होता है कि आप सारे अटेम्प्ट करो, क्योंकि हाँ। सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, कोई इसमें नुकसान नहीं है। तो इसलिए हम लोग ने सारे अटेम्प्ट किए थे। ऑल राइट, तो उसके बाद हम्म। नेक्स्ट राउंड पे? तो उसके बाद जो भी इसमें शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, जो इस राउंड को क्लियर कर लेते हैं, वो हम्म। अगले राउंड में बढ़ते हैं, जो कि कोडिंग राउंड होता है। इसमें एक चीज मेंशन करूंगा कि इसमें जो भी राउंड होते हैं वो एलिमिनेटरी राउंड होते हैं, मतलब कि आपका हाँ। अगर राउंड क्लियर हो तभी आप आगे बढ़ोगे। और तो सेकंड राउंड कोडिंग राउंड होता है। इसमें आपको 45 मिनट्स 30 मिनट्स कुछ मिलते हैं, और इसमें आपको दो कोडिंग क्वेश्चन करने होते हैं, जो कि मीडियम टू हार्ड लीड फॉर डिफिकल्टी के होते हैं। तो मुझे जो आए थे, एक स्टैक का क्वेश्चन आया था, जो कि ओके। एक नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट वाला कॉन्सेप्ट है, काफी फेमस भी हम्म। है। उस पर आया था क्वेश्चन। ठीक और है। एक स्ट्रिंग का इजी क्वेश्चन आ गया था। तो ये दोनों मैंने काफी आराम से कर लिए थे। और फिर यही सेकंड राउंड इससे कंप्लीट हो जाता है। ऑल राइट, फिर जब एक ये लोग एक चीज, वो सेकंड राउंड में आपने टाइम कितना मिला? 30 मिनट्स, 45 मिनट्स? मतलब एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, 30 मिनट्स का मेरे ख्याल से था। ओके ओके, 30 मिनट से 2 क्वेश्चन से। ऑल राइट ऑल राइट। हाँ, टू कैरी क्वेश्चन ऑन। इन 30 मिनट्स। ओके ओके। Yeah. So after that, when you get shortlisted for the coding round, then you get a link for your communication assessment. The third round is the communication assessment. ओके। इसमें क्या होता है कि इसमें बेसिकली आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, जैसे कि स्पीकिंग, लिसनिंग, ये सब टेस्ट की जाती है। ठीक है। और ये टेस्ट भी करता है एआई बेस्ड एक प्लेटफॉर्म होता है, जिसमें आपको सामने से कमांड्स आते हैं, और वो कमांड्स के हिसाब से आपको परफॉर्म करने होते हैं ऑपरेशन। जैसे कि कुछ आपको टेक्स्ट लिखा दिया, और आपको कहेगा कि इसको रीड करिए। फिर आपको कुछ उसने मतलब कि प्रॉम्प्ट दिया, वो आपको सुनना है, और फिर आपको उसको रिपीट करना है, उसमें कुछ चीजें बतानी है, उसको आंसर करना है। तो दिस ओके। इज द कम्युनिकेशन राउंड। ऑल राइट। एंड देन मतलब उसके बाद? कम्युनिकेशन, हम्म। हाँ। सो कम्युनिकेशन राउंड में ऐसा है कि दिस इज नॉट एलिमिनेटरी, दिस इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। या ये अच्छा। सबको देना है, और इसके बाद सबका इंटरव्यू होगा। तो ये एलिमिनेटरी नहीं होता है। इसके बाद हमारा लास्ट प्रोसेस आता है, जो कि हम्म। इंटरव्यू राउंड होता है। ऑल राइट। इसमें हमको अपने को स्लॉट सेलेक्ट करने को, चूज करने को आता है ऑप्शन। इसमें मतलब आपको दो तीन स्लॉट्स के ऑप्शन होते हैं, आप कोई भी स्लॉट अपने से सेलेक्ट कर सकते हो। और डिपेंडिंग ऑन योर स्लॉट यू विल गेट द लिंक। और एक्सटेंशन में जो करंट एम्प्लॉयज हैं, वो आपका इंटरव्यू लेते हैं। तो मैंने भी अपना स्लॉट सेलेक्ट कर लिया था, और उसके बाद इंटरव्यू हुआ। और आफ्टर द इंटरव्यू फाइनल रिजल्ट केम आउट। तो जैसे काफी जैसे इंटर्नशिप वगैरह कंपनीज में होता है कि इंटरव्यू राउंड्स में भी अपने राउंड्स होते हैं, कि मतलब 2-3 बार इंटरव्यूज होते हैं, तो इसमें एक बार हुआ था कि कितनी बार हुआ था इंटरव्यू आपका? इसमें एक ही राउंड हुआ था, एक पूरा कंप्लीट राउंड हो गया था बस। ऑल राइट, सो इन दिस एंटायर प्रोसेस व्हाट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, जो आपको काफी डिफिकल्ट लगा? एक्चुअली इसमें मेरे ख्याल से जो फर्स्ट राउंड था, जो कि एमसीक्यू राउंड था, वही सबसे ट्रिकी पार्ट था। क्योंकि ओके। एक्चुअली जब हम लोग प्रिपेयर करते हैं किसी भी कंपनी के लिए, तो बेसिकली हम्म। ज्यादातर कंपनी का डीएसए राउंड होता है, फिर इंटरव्यू राउंड होता है, उसके बीच हाँ। में मेजरली डीएसए का राउंड रिवॉल्व करता है। बट ये एक एग्जैक्टली। ऐसा राउंड था जो सब लोग एप्टीट्यूड के लिए प्रिपेयर नहीं करते। तो उसके लिए हम लोग को अलग से प्रिपेयर करना पड़ा। तो मैंने उसके लिए काफी यूट्यूब पे अलग अलग कंटेंट देखा, और भी रिसर्च की, और चीजें पढ़ी। तो मुझे लगता है कि वही सबसे एक डिफिकल्ट या डिफरेंट पार्ट कहेंगे, जिसके लिए मुझे अलग से प्रिपेयर करना पड़ा था। ऑल राइट। एंड इंटरव्यू के अंदर आपके किस से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे? बेसिकली जो इंटरव्यू था वो आपके प्रोजेक्ट्स के अराउंड रिवॉल्व करता है, कि आपने क्या प्रोजेक्ट बनाया है, हम्म। आपकी क्या थॉट प्रोसेस था, क्यों आपने वो प्रोजेक्ट बनाया, इसका यूज केस क्या है, ये कौन सी ऑडियंस को केटर करता है, और इसको कैसे स्केल कर सकते हैं। तो मेजर जो डिस्कशन था वो इसके अराउंड था। उसके अलावा इसमें कुछ बेसिक एचआर क्वेश्चन जो होते हैं, कि आपका क्या फ्यूचर प्लान है, और आपकी पर्सनैलिटी बेस्ड कुछ क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें सारा इंटरव्यू इसी के अराउंड था। ऑल राइट, सो व्हाट डू यू थिंक दैट मॉक इंटरव्यूज आर इम्पोर्टेंट और नॉट? करने चाहिए, नहीं करने चाहिए? हम्म। आई थिंक मॉक इंटरव्यूज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे हमें सबसे पहले एक अपना आइडिया मिलता है कि हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। सिर्फ आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप प्रिपेयर करके दे दिया फाइनल इंटरव्यू और आपका क्रैक हो जाएगा। तो मॉक इंटरव्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट, इससे आपको अपना फीडबैक मिलता है, फिर आप उस पर और अच्छा काम कर सकते हो, अपने अच्छा आप को ठीक। और रिफाइन कर सकते हो। ऑल राइट, सो इंटरव्यू के अंदर कोई ऐसा आपको अनएक्सपेक्टेड सा क्वेश्चन लगा था, जिसको एक बार आप मतलब आपने उसको कैसे टैकल करा? तो ओके। बेसिकली मैंने सोचा था कि डीएसए पूछा जाएगा इंटरव्यू हम्म। में, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा लेंगे या टेक्निकल रहेगा। लेकिन इतना टेक्निकल था नहीं। मुझे अनएक्सपेक्टेड वो रहा कि उन्होंने पर्सनैलिटी बेस्ड कुछ ऐसे सिनेरियो पूछे, क्योंकि मैंने नहीं सोचा था। जैसे कि इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, या ऐसे आपका फेलियर हुआ तो आप कैसे आगे हम्म। बढ़ोगे, या आपने कैसे डील किया इससे। तो ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन काफी मतलब इजी था, तो आंसर कर दिया था इसको। ऑल राइट,
तो जैसे काफी सारे स्टूडेंट्स, आपने कहा कि पूरा जो आपका इंटरव्यू था वो प्रोजेक्ट्स के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, तो हम थोड़ा सा हम्म। वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड बात करते हैं। एक तो काफी स्टूडेंट्स के लिए, जैसे जिन्होंने जैसे थर्ड ईयर में इंटर्न वगैरह का सीजन रहते हैं, तो काफी सारे स्टूडेंट्स जो है वो प्रोजेक्ट्स वगैरह उनके पास रेडी नहीं रहते। सो दो तरीके के स्टूडेंट होते हैं। एक स्टूडेंट जो होते हैं डायरेक्ट प्रोजेक्ट्स कॉपी कर लेते हैं, यूट्यूब से कॉपी करा या हम्म। कहीं से कॉपी करा एंड डायरेक्ट रिज्यूमे में डाल देते हैं। एक जो दूसरी हाँ। कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं, वो प्रोजेक्ट्स तो कॉपी करते हैं, डेफिनेटली वो कॉपी करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, उन प्रोजेक्ट्स में कुछ चेंजेस कर देते हैं कि दो तीन फंक्शनैलिटीज ऐड कर दी, नाम वगैरह को चेंज कर दिया, या कुछ अपने तरफ से चेंजेस कर दिए, थीम चेंज कर दी, एंड देन वो अपने रिज्यूमे में डाल देते हैं। सो व्हाट डू यू हम्म। थिंक कि इन दोनों केसेस वाले स्टूडेंट में से कौन सही कर रहा है या फिर दोनों ही गलत कर रहे हैं? हाँ, तो ऑब्वियसली इसमें जो सेकंड स्टूडेंट है वही आगे जाएगा, क्योंकि बेसिकली हम्म। आप कोई भी चीज कॉपी कर रहे हो और आप उसको दिखा रहे हो, तो रिक्रूटर ऐसा है कि उसने 100 लोग ऐसे देखे हैं, उसको पता है कि कौन सा कॉपीड है और कौन सा खुद से बनाया गया है। तो जो कॉपी करके आ रहा है उसके तो चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। और जो सेकंड प्रोसेस है, आई थिंक वो बेटर है, क्योंकि उसमें आप, क्योंकि एक तो पहली बात ये है कि आप ऐसे भी नहीं कर सकते कि एकदम से कुछ अलग चीज बना दी जो बनी ही नहीं हो, क्योंकि बहुत हम्म। मुश्किल है ये चीज करना। तो एट एग्जैक्टली। द एंड आपको ऐसा कोई प्रोजेक्ट तो होगा जो रिलेट करेगा, बट उसमें आप अपने खुद के चेंजेस लाओ, कुछ अलग से फीचर डालो, तो उसमें वो दिखेगा कि आपने इसमें अपना इनपुट दिया है, अपना एफर्ट लिया है। तो दैट वे इट गेट्स बेटर। और फिर रिक्रूटर को भी समझ आता है, हाँ, इस बंदे ने अपने एफर्ट्स डाले हैं, अपना दिमाग लगाया है, इसने चीजें समझी हैं, फिर बनाई है। तो आई थिंक दैट इज द बेटर थिंग। ऑल राइट, एंड अकॉर्डिंग टू यू नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स कितने होने चाहिए एक रिज्यूमे में? आई थिंक रेज्यूमे में आपको 2 से 3 प्रोजेक्ट रखने चाहिए, और वो आपके मतलब बेस्ट प्रोजेक्ट होने चाहिए, जो आपको लगता है जिसमें आपने सबसे ज्यादा एफर्ट किया है, सबसे ज्यादा अच्छा काम किया है, टेक्नोलॉजी जो रिलेटेबल है, हम्म। वो रखने चाहिए। तो 2 से 3 वुड बी फाइन। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन मेक एनी नंबर ऑफ प्रोजेक्ट। ऑल राइट, मतलब दो से तीन अच्छे प्रोजेक्ट्स इंपॉर्टेंट है जो कि आपके बेस्ट होने चाहिए, एंड उनको आपको हाँ ढंग से हाँ। बताना भी आना चाहिए अगर सामने कोई भी हाँ, क्वेश्चन एक्सप्लेन करे। करना बहुत जरूरी है। अगर आप हम्म। एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो तो कोई मतलब नहीं है, चाहे जितना अच्छा प्रोजेक्ट हो। तो बेसिकली ऑल आप जो राइट। एक्सप्लेन कर सको, जो इंटरव्यू पे समझा सको, वैसा। एग्जैक्टली। तो इससे पहले भी मतलब आपने कोई रिजेक्शंस वगैरह भी फेस करे थे कि ये पहली इंटर्नशिप क्रैक हो गई थी? मतलब रिजेक्शन तो सबको ही मिलते हैं। एक्चुअली हम एग्स लोग अप्लाई शुरू से कर दिया था, जैसे मतलब कि सेकेंड ईयर में ही शुरू कर दिया था। तो बेसिकली उस टाइम तो तैयारी भी इतनी अच्छे से नहीं थी, तो उस टाइम तो सारे रिजेक्ट हो रहे थे, मतलब जितने भी अप्लाई कर लो कुछ दिनों बाद ऐसे रिजेक्शन आ जाते थे। तो बट एक्चुअली थर्ड ईयर होता है जहाँ पे मेन शुरू होती हैं कंपनियां जो बच्चों को लेती हैं। एग्जैक्टली। हाँ। तो ऑन कैंपस ये पहली अपॉर्चुनिटी थी, तो बाय गॉड्स मतलब फेवर, हम पहली अपॉर्चुनिटी मुझे मिल गई। लेकिन उसके अलावा भी जो ऑफ कैंपस मैंने अप्लाई की थी उसमें काफी रिजेक्शन मिल चुके हैं पहले। ऑल राइट, रिजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। मैं तो अपनी हर पॉडकास्ट में मतलब यही कहता हूँ कि रिजेक्शन से डरना नहीं चाहिए। काफी सारे स्टूडेंट बिल्कुल जो है बिल्कुल। शुरुआत से बहुत तैयारी करने में लग जाते हैं कि हमें बहुत अच्छा करना है, हम्म। लेकिन वो फॉर्म ही नहीं भरते इस चक्कर में। सो आई थिंक हमको हाँ, जितने अपॉर्चुनिटीज मिल रही है हमको भरते रहना चाहिए। रिजेक्शन आ रहा है तो कुछ सीख लेंगे उससे। यही आई थिंक बेस्ट अप्रोच रहती है। हम्म। एकदम सही बात है, क्योंकि जब तक रिजेक्शन आपको मिलेगा नहीं, आप अपना फीडबैक नहीं ले पाओगे, आप कुछ नया नहीं ट्राई करोगे। रिजेक्शन से ही आप नया ट्राई करते हो, और ज्यादा हार्डवर्क करते हो, एफर्ट डालते हो। ऑल राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा मेरा, जैसे अगर एक स्टूडेंट जो है वो सेकेंड ईयर लास्ट चल रहा है उसका, या फिर वो थर्ड ईयर के अंदर है, सो डीएसए वर्सेस डेव में उसको किसको मेजर प्रायोरिटी देनी चाहिए? आई थिंक कि प्रायोरिटी डीएसए को ही रहनी चाहिए, क्योंकि एट द एंड सबसे इम्पोर्टेंट डीएसए। कोई भी कंपनी आप देख लो, तो उसमें मतलब कि सबसे ज्यादा चांस है कि डीएसए ही पूछा जाएगा। आफ्टर डीएसए दूसरा पार्ट पे आता है डेवलपमेंट। क्योंकि जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, कोई भी कंपनी है, कोई मेजर मैन कंपनी होगी, तो सबसे पहला राउंड जो उनका होता है वो ओए राउंड होता है, जिसमें कि आपको डीएसए से उसको कंप्लीट करना होता है। एग्जैक्ट। तो हम्म। अगर आपको डीएसए ही नहीं आता है, आपको चाहे जितना डेव आता हो, तो आप वो राउंड क्लियर नहीं कर पाओगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो इसीलिए मैं ये कहूंगा कि डीएसए सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको डेवलपमेंट करनी है, और डेवलपमेंट में आपको अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, ताकि वो आप रिक्रूटर को बता सको और एक्सप्लेन कर सको। तो डीएसए इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, ऑन सेकंड प्रायोरिटी यू शुड हैव डेव। ऑल राइट। एंड इसमें इम्पोर्टेंस हमारी ओपन सोर्स एंड हैकाथॉन्स की क्या इम्पोर्टेंस रहती है अकॉर्डिंग टू यू? अकॉर्डिंग टू मी, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब आज के टाइम में। आप देख रहे हो अलग अलग कंपनियां हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट है और वॉलमार्ट है, ये सब हैकाथॉन के थ्रू ही हायरिंग करती हैं, इनकी हम्म। अलग से कोई हायरिंग होती नहीं है एग्जैक्टली। इंटर्नशिप के लिए। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू पार्टिसिपेट इन दीज हैकाथॉन्स एंड देन गेट शॉर्टलिस्टेड। जो लोग इसमें मतलब पार्ट लेते हैं,
उनको डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि उनको डायरेक्ट कॉल आ जाता है एचआर से कि आप इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, Ex- आपको एक्सप्लोर करना है तो आप आ सकते हो। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हैकाथॉन में पार्ट लो। साथ ही साथ एक बहुत अच्छी चीज होती है कि आपका प्रोजेक्ट खुद से बन जाता है। आपने एक हैकाथॉन में पार्ट किया, आपने वहाँ पे एक प्रोजेक्ट बनाया, आप उसी प्रोजेक्ट को अपने रेज्यूमे में डाल सकते हो। और वो exact- आपको मतलब कि डायरेक्ट लिंक कर सकता है, रिक्रूटर भी समझेगा कि इसने ये चीज यहाँ बनाई है, इसका यूज केस है, इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन है, तो वो मतलब वो इट बेनिफिट्स यू। एग्जैक्टली एंड हैकाथॉन से एक बेनिफिट और हो जाता है हमारा कि रिक्रूटर को ना दिखता है कि हमने टीम में काम कर रखा है, तो वो टीम वर्क हाँ, भी टीम देखते वर्क भी हैं। पता चल जाता है। एग्जैक्टली हम्म। तो वो चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है। एंड प्रोजेक्ट्स हाथ के हाथ आपके बन जाते हैं एंड आप खुद प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स वहाँ पर भी आपकी डेवलप होती है, क्योंकि एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम हाँ। में आपको क्रिएट करना होता है काम। तो ये भी थी। हम्म। अनुभव, हम पीछे अभी थोड़ा बात कर रहे थे कि इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो उसमें एक मेरा क्वेश्चन था कि चाहे जितने भी कंपनीज के इंटरव्यू होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं हर इंटरव्यू में, जो हमें बिफोर हम्म। हैंड प्रिपेयर करने चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। सो हाँ हाँ। आपको क्या लगता है वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जिनको हमें बिफोर हैंड प्रिपेयर करके रखना चाहिए? तो सबसे पहला तो यही है कि सबसे पहले जो कोई भी इंटरव्यू आपसे पूछेगा वो बोलेगा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो आई एग्जैक्टली। थिंक कि फर्स्ट इंप्रेशन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उस इंट्रोडक्शन में ही अपने आप को एक अच्छे से समराइज कर देते हो अपनी जर्नी, कि आपने कैसे काम किया है, क्या क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है, तो वहीं पे रिक्रूटर रिक्रूटर को आइडिया आ जाता है कि ये मतलब सही बंदा है। तो मुझे लगता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आप पहले से प्रिपेयर करके जा सकते हो। फिर उसके बाद एज आई सेड कि प्रोजेक्ट, ज्यादातर इंटरव्यूज में प्रोजेक्ट डिस्कशन होता ही है। तो आप ये इंश्योर करो कि आप अपने प्रोजेक्ट के सारे चीजें अच्छे से जानते हो, सारे फीचर आप एक्सप्लेन करना जानते हो पहले से, और सारा टेक स्टैक अच्छे से जानते हो। उसके अलावा जैसे कभी कभी एचआर इंटरव्यूज होते हैं, तो एचआर इंटरव्यूज भी उसमें भी बहुत कॉमन क्वेश्चंस होते हैं कि आप अपने आप को 5 साल में कहाँ देखते हो। उसके बाद आपने यही कंपनी क्यों चूज की, आपको क्यों लगता है कि आप इस कंपनी में एक अच्छे एम्प्लॉय हो सकते हो, दूसरों से कंपेयर भी आपको करते हैं कि आपको क्यों लगता है आप अपने बैचमेट से बेटर हो। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस जो हैं, जो हमेशा पूछे जाते हैं, तो आप इसको पहले से प्रिपेयर कर सकते हो। एग्जैक्टली, क्योंकि ये काफी मतलब जनरल क्वेश्चंस होते हैं एंड इनको तो हम्म। मतलब सबके लिए हमें पहले ही प्रिपेयर कर लेना चाहिए, क्योंकि एक ही बार कर लोगे देन इट्स वुड बी बेटर। और इंट्रोडक्शन वाला तो आई हाँ, थिंक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, पहला वही क्वेश्चन होता है सब में। वही। एग्जैक्टली। सो आप ना थोड़ी सी रिज्यूमे बिल्डिंग टिप्स दो। आपने काफी स्टार्टअप्स वगैरह में भी काम कर रखा है एंड देन अब आपकी हम्म। इंटर्नशिप भी आपने क्रैक करी है। सो कौन सी ऐसे रिज्यूमे मिस्टेक्स आपको लगता है जो जनरली स्टूडेंट्स कर देते हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, एंड कौन सी ऐसी चीजें हम कर सकते हैं जिससे थोड़ा रिक्रूटर के मतलब नजर में आ जाए हमारा रिज्यूमे? ओके। तो फर्स्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा कि सेलेक्टिंग द राइट रेज्यूमे टेम्पलेट। आजकल बहुत सारी टेम्पलेट्स हैं। मैं देखता हूँ कि लोग ऐसे टेम्पलेट ले लेते जिसमें उनकी फोटो है, जिसमें फैंसी टेक्स्ट है, लेकिन एक्चुअली वो बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको एक बहुत ही सिंपल टेम्पलेट चाहिए जिसमें आपका टेक्स्ट हो, ज्यादा से ज्यादा 2 कलर हो, मतलब ब्लैक एंड ब्लू सफिशिएंट, उससे ज्यादा कुछ नहीं। आपकी फोटो भी कोई जरूरत नहीं होती फोटो की इस टाइम। तो 2-3 टेम्पलेट्स हैं जो कि आजकल आप देख सकते हो, यूट्यूब पे भी बहुत लोग बताते हैं। एक पैंग टेम्पलेट है, और एक और टेम्पलेट है, उसको आप यूज कर सकते हो। फिर सेकेंडली, रेज्यूमे में ऐसा होना चाहिए कि आपको हर चीज एक सही ऑर्डर में रहनी चाहिए, क्रोनोलॉजी उसकी मेंटेन करके रखनी चाहिए। लाइक ओके। यू कैन हैव योर स्किल्स एट द टॉप, क्योंकि जब रिक्रूटर देखेगा आपका रेज्यूमे तो वो सबसे पहले देखेगा इसका स्किल सेट क्या है। अगर उसको वो सूट कर रहा है तो आगे पढ़ेगा, वरना वो पढ़ेगा ही नहीं। फिर उसके बाद आपने अगर कोई एक्सपीरियंस किया, जैसे आपने कोई इंटर्नशिप पहले किया, कहीं ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूशन किया है, तो आपको वो मेंशन करना चाहिए। उसके नेक्स्टली इज प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज अ सेट। सबसे अच्छे जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं, टॉप 2 और 3 प्रोजेक्ट्स, उसको आपको वहाँ पे मेंटेन रखना चाहिए। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बुलेट पॉइंट्स में उसको आप मेंशन करो। उसमें आप ये दिखाओ कि क्या इफेक्ट है इस प्रोजेक्ट का। लाइक यू शुड क्वान्टिफाई द पॉइंट्स, कि इसने इतना परसेंट इंक्रीज हुआ, कहीं इतना परसेंट प्रॉब्लम सॉल्व हुई, इतना इसमें ट्रैफिक है, इतने यूजेज है, इतने साइन अप, इतने लॉग इन किए हैं लोगों ने। तो इससे क्या रिक्रूटर को पता चलता है कि हाँ, ये प्रोजेक्ट यूज भी हुआ है, और इसमें चीजें मतलब लोगों को यूज केस पता चला है। उसके अलावा आपको एक अचीवमेंट सेक्शन भी कभी कभी रखना एक बेटर होता है, हम्म। क्योंकि वहाँ पे आप बता सकते हो कि आपने क्या अचीव किया है, क्या। जैसे आजकल अलग अलग प्लेटफॉर्म, जैसे लीड कोड हो गया, कोड फोर्सेस हो गया, हम्म। अगर आप कोडिंग कर रहे हो तो वहाँ की रैंकिंग बहुत मैटर करती है। आप वहाँ की रैंकिंग उसमें मेंशन कर सकते हो। और कोई अगर आपने हैकाथॉन जीता है तो वहाँ पे आप वो मेंशन कर सकते हो। इससे रिक्रूटर को Okay. आपकी क्रेडिबिलिटी में पता चलता है कि हाँ, इसमें कुछ है, इसने कुछ किया है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपनी एजुकेशन भी मेंशन करनी चाहिए। तो दीज आर द बेसिक थिंग्स। इसमें मैं एक दो चीजें और ऐड कर देता हूँ। एक तो यार रिज्यूमे कभी भी ना ज्यादा बड़ा मत बनाने की कोशिश करना। एक पेज के हाँ। अंदर आपका रिज्यूमे कंप्लीट हो जाना चाहिए, दैट्स इट।
सही बात है। और दूसरी चीज ये होगी, क्योंकि रिक्रूटर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो इतने सारे रिज्यूमेस को बहुत देर तक उसमें टाइम लगाए, बहुत कम टाइम लगाते हैं। तो हम्म। जो भी आपकी बेस्ट चीजें होगी ना, ट्राई करना कि उनको ऊपर ही मेंशन कर दो। तो हाँ। उससे क्या है, उसका ध्यान पहले वहां पर जाएगा एंड यू विल क्रैक इट। ठीक है। ट्रू। और तीसरी चीज क्या होगी इसमें, कि आपकी जो आपकी बेस्ट जैसे रिज्यूमे ने उसमें कंपनी ने अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन में स्किल्स लिख रखी है, एंड आपने भी रिज्यूमे में हाँ। मेंशन करी है, तो उनको हाईलाइट करना स्पेसिफिकली, ताकि क्या है, हम्म। सीधा जो रिक्रूटर की नजर है ना उन पर पड़ेगी एंड वो डायरेक्ट कर देंगे। क्योंकि रिक्रूटर के पास इतना टाइम होता ही नहीं है। कुछ लोग को मतलब यूट्यूब पे। एडिंग टू दिस, हाँ, एग्जैक्टली। आजकल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एटीएस एटीएस फ्रेंडली होना चाहिए आपके रेज्यूमे, ये चीज हम्म। मेंशन करनी चाहिए कि एटीएस से आपका रेज्यूमे सही से प्रॉपर्ली स्कैन होना चाहिए। और एक और पॉइंट मैं मेंशन करना चाहूंगा कि जब भी आप कोई जॉब ओपनिंग देखती है तो वहां पे आपको एक जॉब डिस्क्रिप्शन मिलता है, उसमें कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स, अगर आप वही एग्जैक्टली। कीवर्ड्स उस रेज्यूमे में डाल दो तो उसका एटीएस स्कोर बहुत बढ़ जाता है, और बहुत चांसेस है कि वो एटीएस से पास हो जाए। तो ये भी एक चीज है जो कि सारे लोगों को फॉलो करनी चाहिए। हाँ, एग्जैक्टली, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स क्या होते हैं, वो ना एक रिज्यूमे एक बार क्रिएट कर लेते हैं, वो ही हर जगह डालते हैं। आई थिंक वही, ऐसा हाँ। नहीं करना चाहिए। जॉब डिस्क्रिप्शन से हम्म। हिसाब से डालो, क्योंकि अगर एटीएस में वो सिलेक्ट नहीं हुआ ना, वो आगे पहुंचेगा ही नहीं। सो वहीं हाँ, पर वो रिक्रूटर रिजेक्ट हो को जाएगा। दिखेगा ही नहीं। एग्जैक्टली, तो उस चीज पे हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। ऑल राइट। सो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आजकल काफी ज्यादा जो है गिटहब एंड लिंक्डइन पर भी काफी आपका डिपेंड करता है कि कैसे आप सिलेक्ट हो पा रहे हैं नहीं हो पा रहे। सो व्हाट डू यू थिंक ऑन दिस? Yeah, I think that these days LinkedIn is very important. Like it is a very good social media platform. यहाँ पे आप कनेक्शन बना सकते हो। आप एग्जैक्टली। यहाँ पे अपने फेलो लोगों को देख सकते हो कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। तो आई थिंक लिंक्डइन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉलेज स्टूडेंट के लिए। लिंक्डइन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि सबको अपनी प्रोफाइल यहाँ बनानी चाहिए। यहाँ पे आपको रिक्रूटर मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको जो कंपनी में आप जाना चाहते हो वहाँ जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनसे आप कनेक्शन बना सकते हो, उनसे आप टिप्स ले सकते हो। बहुत लोग ऐसे हैं जो कि डायरेक्ट कनेक्ट करके रेफरल ले लेते हैं, तो रेफरल भी यहाँ से मिल जाते हैं, तो एग्जैक्टली। इसलिए भी लिंक्डइन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके अलावा गिटहब जैसा है कि गिटहब पे आप अपने प्रोजेक्ट्स को डिप्लॉय कर सकते हो, वहाँ पे भी एक ऐसी कम्युनिटी है जो आपको बहुत हेल्प करती है। गिटहब के थ्रू आप अपने प्रोजेक्ट्स को डायरेक्टली किसी रिक्रूटर को शो कर सकते हो कि ये मेरी कॉन्ट्रीब्यूशन है। गिटहब में ऐसे फीचर्स होते हैं जैसे कमिट्स होते हैं, वो दिखाते हैं कि आपने क्या कॉन्ट्रीब्यूशन किया है। तो वहाँ पे बहुत मतलब कि ये क्या होता है, आपको दिखता है कि आपने क्या काम किया है, वहाँ पे एक पूरा ग्राफ होता है आपका, तो वहाँ से भी आपको बेनिफिट मिलता है। एग्जैक्टली, मतलब आज के टाइम पे तो काफी कंपनीज ने अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स के अंदर ही वो लिंक्डइन का यूआरएल आपसे मांगती है, हाँ। लिंक्डइन गिटहब का। हम्म। एंड स्पेसिफिकली आपको अपने प्रोजेक्ट के आगे लिंक डालना ही पड़ता है रिज्यूमे में, वरना वो हम्म। वैसे ही रिजेक्ट कर देते हैं। सो ये काफी मतलब सही ज्यादा बात। इंपॉर्टेंट रहता है। एंड लिंक्डइन पर यार, कि आप जो भी आपकी फील्ड से रिलेटेड है उनसे आप सिंपली कनेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसे जैसे मैंने भी अनुभव के साथ कनेक्ट किया तो वो लिंक्डइन के थ्रू ही करा है। सो आप यस। लिंक्डइन पर कनेक्ट कर सकते हैं, और लोगों ने कैसे चीजों को करा है वो आप देख सकते हैं। मतलब सिंपल सा एक फंडा है कि आप जितना इंस्टाग्राम पर टाइम डालते हैं ना, थोड़ा लिंक्डइन पर डाल लो भाई, तो काफी मतलब सही ग्रोथ हो जाएगी। सो एक चीज ये थी। सो एट लास्ट, चलो उससे पहले एक क्वेश्चन ये था कि आपको कंप्लीट मतलब कितना प्रोसेस रहा था जब आपने एसेंचर का फॉर्म भरा था, एंड जब लास्ट में आपके पास कंफर्मेशन आ गया था, तो उसमें कितना टाइम लगा था? मतलब कि ऑलमोस्ट इसमें 1 मंथ का प्रोसेस था। जब सबसे पहले एक्सेंचर हमारे कैंपस पे आई थी तो हमें लिंक शेयर हुई थी। उसके मतलब कि कुछ 1 वीक के अराउंड बाद में हमारा पहला टेस्ट हुआ था, और उसके ही 3-4 दिन बाद हमारा जो कम्युनिकेशन असेसमेंट था वो हुआ था, और उसके कुछ दिनों बाद हमारा इंटरव्यू हो गया था। फिर उसके कुछ 10-15 दिन बाद हमारा रिजल्ट आ गया था। तो अप्लाई करने से रिजल्ट आने तक मतलब मैक्सिमम 1 मंथ हुआ होगा। ऑल राइट। एंड जैसे आपने काफी सारे स्टार्टअप्स में काम कर रखा है एज अ मर्न डेवलपर और फ्रंट एंड डेवलपर, सो हाउ यू अप्रोच देम? आपने मतलब कैसे अप्लाई करा था? जो आपका इनफैक्ट जो आपने सबसे पहला क्रैक करा था वो कैसे करा था? तो जो ये प्रॉपर एमएनसीज होती हैं और जो स्मॉल स्केल स्टार्टअप्स होते हैं हम्म। उसका अप्लाई करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। जैसे ये लोग ऐसे मास हायरिंग नहीं करती हैं कि इनका कोई ऐसा पोर्टल हो, जो करियर पोर्टल होते हैं मैंने बहुत अच्छी कंपनीज के, वैसे इनका नहीं होता है। तो इसके लिए आपको क्या कर सकते हो, एक प्लेटफॉर्म है इंटर्नशाला। तो मैंने वहां से सबसे पहले अप्लाई करना शुरू किया था। जब मैं वेब डेवलपमेंट सीख रहा था तो साइड बाय साइड में इंटर्नशाला पे मतलब देखता रहता था कि कौन सी कंपनी कहाँ पे अपनी ओपनिंग दे रही है, और वहाँ साइड बाय साइड अप्लाई भी करता रहता था। तो मेरी जो सबसे पहली इंटर्नशिप मुझे मिली थी वो इंटर्नशाला के थ्रू मिली थी। ऑल राइट। तो मतलब मेन हम इंटर्नशाला प्लेटफॉर्म पर चेकआउट कर सकते हैं फॉर स्टार्टअप्स वाले क्योंकि मैंने भी हाँ। लिंक्डइन पर हाँ। सर्च करा है, आई थिंक उसमें एग्जैक्ट एकदम से स्टार्टअप्स नहीं आते हैं। उसमें कुछ हम्म। ज्यादा मतलब बड़ी टेक कंपनीज पैन कंपनीज ये तो आ जाती है फटाफट।
लेकिन उसमें इतने स्टार्टअप्स वगैरह नहीं आते, तो ये एक मेजर क्वेश्चन रहता हम्म। है स्टूडेंट्स को। एग्जैक्टली। इसके अलावा एक प्लेटफॉर्म और है जो कि मैंने नया एक्सप्लोर किया था, उसका हम्म। मतलब एंजल लिस्ट करके नाम है। अब वो चेंज होकर वेल फाउंड हो गया है। तो वहाँ भी हाँ। ऐसे स्टार्टअप्स होते हैं। इसमें एक अच्छी चीज होती है कि ये कुछ फंडेड स्टार्टअप होते हैं जहाँ पे मतलब उनको फंडिंग मिल चुकी होती है पहले से। तो ये थोड़ा ज्यादा ग्रो करने के इनके चांसेस होते हैं, तो यहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हो, यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं स्टार्टअप से। एग्जैक्टली, एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है इंस्टा हायर। इंस्टाग्राम मत सोचना भाई, हाँ। इंस्टा हायर है। तो वहां पर भी आप ऐसे ही कर सकते हो अप्लाई वगैरह, ऐसे काफी सारे प्लेटफॉर्म्स आपको मिल जाएंगे जहाँ पर स्पेसिफिकली आपको स्टार्टअप्स वगैरह काफी मिलेंगे। एंड स्टार्टअप्स में एज कम्पेयर टू एमएनसीज में घुसना थोड़ा आसान रहता है स्टार्टअप्स में, एज कम्पेयर टू। एंड वहां पे अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर या किसी और डेवलपर के लिए करते हो अप्लाई, देन वो उससे रिलेटेड ही होता है आपका, डीएसए वगैरह कुछ नहीं हम्म। आता उसमें बीच में। एग्जैक्ट। सो अनुभव, अब तक हमने काफी सारी चीजों के बारे में डिस्कशन कर लिया है। एट लास्ट आप अपने अकॉर्डिंग क्या टिप्स देना चाहेंगे व्यूअर्स को, जो भी मतलब इंटर्नशिप क्रैक करने का ट्राई कर रहे हैं, जो भी अपनी जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? ओके। सो मेजरली मेरी पहली टिप ये रहेगी कि फोकस ऑन डीएसए। डीएसए इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। सबको अपनी सबसे जो शुरुआत है वो डीएसए से ही करनी चाहिए। डीएसए को स्ट्रॉन्ग करिए। अपने बेसिक फंडामेंटल सब्जेक्ट जो कि सीएस के कोर सब्जेक्ट होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऊप्स हो गया, डीबीएमएस हो गया, इन सबको बहुत ही अच्छे से स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि इंटरव्यू में यही पूछा जाता है। उसके बाद आता है डेवलपमेंट। अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए। हम लोग को ऐसे प्रोजेक्ट बनाने हैं जो कि रिलेटेबल हो, जिनका एप्लीकेशन रियल लाइफ में हो, और उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना आना चाहिए। अलग अलग टेक स्टैक यूज करना चाहिए। और ट्राई करना चाहिए कि जैसे कि अभी एआई का बहुत बूम हो रहा है, तो एआई को भी इंक्लूड कर लें तो वो भी बहुत अच्छी चीज रहेगी। हम्म। ये एक अच्छा पॉइंट है। उसके अलावा अप्लाई एज मच एज यू कैन। ऐसा नहीं है कि आपने एक दो बार अप्लाई किया तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। आपको बहुत ज्यादा अप्लाई करना है, मतलब हो सकता है कि आपको सौ बार अप्लाई करना पड़े और तब जाके आपको 5-6 रिप्लाई है। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आप ज्यादा से ज्यादा अप्लाई कीजिए, अलग अलग प्लेटफॉर्म से अप्लाई कीजिए। इंटर्नशाला हो गया, लिंक्डइन हो गया, करियर पोर्टल्स हो गए वेबसाइट्स के। और आजकल तो टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे भी चैनल्स बन हम्म। चुके हैं जहाँ पे आपको एग्जैक्टली। मिलती रहती है अपॉर्चुनिटी। हर कंपनी की अपॉर्चुनिटी वहाँ पे लोग दे देते हैं। तो आप वहाँ पे एक्टिव रहो और वहाँ से अप्लाई करते रहो। उसके अलावा एक रेफरल लेने का तरीका भी होता है जो कि लिंक्डइन से आप ले सकते हो। किसी भी कंपनी का अगर जॉब ओपनिंग आ रही है तो आप रेफरल के थ्रू अप्लाई करेंगे तो ज्यादा चांसेस हैं कि आपको ऑप्शन मतलब कि ओए लिंक आ जाए और आगे इंटरव्यू प्रोसेस आए। तो ये भी अच्छा है। इसके अलावा आप अपने सीनियर से कनेक्ट कीजिए। जब तक आप किसी से कनेक्ट नहीं करोगे, आइडिया नहीं लोगे, तब तक आपको फायदा नहीं है। आप कनेक्ट करोगे, सीनियर से पूछोगे कि कैसे करना चाहिए। यूट्यूब पे बहुत कम्युनिटीज हैं, बहुत वीडियोस आती हैं, उनको देखो आप। वहां से आप आइडिया लो कि कैसे अप्लाई करना चाहिए, कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। तो दैट वे यू कैन डेफिनेटली डू इट। एग्जैक्टली। एंड जो यार है कि रेफरल वाला अनुभव ने पॉइंट दिया, उसमें मैं एक चीज ऐड करूंगा। जब भी आप किसी को रेफरल वगैरह के लिए अप्लाई वगैरह कुछ करते हो ना, तो सिर्फ ये ऐसे मत टाइप कर दिया करो कि हमें इस पर्टिकुलर रोल का रेफरल चाहिए। आप उसमें ना सही से मतलब अपनी चीजों को एक्सप्लेन करो। उसमें जो जॉब पोर्टल का लिंक है वो डाल दो अपना, एंड अपना रिज्यूमे साथ ही साथ डाल दो। मतलब एकदम टू द पॉइंट रहना चाहिए, मतलब आपको इतनी सारी चीजें बताने की जरूरत नहीं है कि हमें रेफरल कर दो, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। एज सच कुछ मत लिखो, आपका रिज्यूमे, आपका जॉब पोर्टल का लिंक, दैट्स इट। तो मतलब यही बेसिक रहता है, क्योंकि आप उसमें भी ज्यादा कुछ बड़ा वगैरह लिखोगे ना, तो वो लोग भी मतलब रिप्लाई बैक नहीं करेंगे। सो ये थोड़ा बेसिक फंडा रहता है। तो आई थिंक दैट्स इट। थैंक्स अनुभव फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस सेशन, काफी अच्छा लगा आपसे बात कर। थैंक यू सो मच। थैंक यू गौरव। सो गाइज, आज के लिए इतना ही था। मैं कंसिस्टेंटली वीडियो डालने की ट्राई करूंगा, एंड इस चैनल पर आपको पॉडकास्ट सेशंस ही मिलेंगे अब रेगुलरली, जिन पर हम इंटर्नशिप या टेक इंडस्ट्री से रिलेटेड ही सभी चीजों पर बात करने वाले हैं। So that's it for today's video. Please do like, share, and subscribe to my YouTube channel. And here it is, Gaurav Gupta signing out.